चलिए, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट आगे का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेपेटाइटिस की अगर बात करें तो हेपेटाइटिस का मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा? इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर, ठीक है। इन्फ्लामेशन के कार्डिनल साइन होते हैं, कुछ पता है कौन से? मतलब इन्फ्लामेशन का मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा? क्या क्या देखने को मिलेगा हमें इन्फ्लामेशन के अंदर? नहीं, ऐसे नहीं। लिवर स्पेशली मैं लिवर के लिए बात नहीं कर रहा। अगर किसी भी जगह किसी भी ऑर्गन में कहीं भी इन्फ्लामेशन होता है तो उसका मीन्स क्या है? इट इज का मीन्स होता है। हाँ हाँ, वेरी गुड। क्या? इन्फ्लामेशन, इट इज का मीन्स होता है इन्फ्लामेशन। क्या होता है? इन्फ्लामेशन। क्लियर? इन्फ्लामेशन के चार कार्डिनल साइन होते हैं, ठीक। क्या क्या रहता है? रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, वार्मथ, टेंडरनेस, ये कुछ कार्डिनल साइंस है जो देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ? ओके, चलिए। अब हम अगर हेपेटाइटिस पढ़ना चाह रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हेपेटाइटिस कितने टाइप के होता है। हेपेटाइटिस 5 टाइप का होता है, ठीक। कौन कौन से 5 टाइप्स होते हैं हेपेटाइटिस के? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, और द लास्ट वन इज हेपेटाइटिस ई। टोटल 5 टाइप्स का हेपेटाइटिस होता है। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। हेपेटाइटिस ए और ई है जो, कौन कौन से हेपेटाइटिस? हाँ, ये किसके थ्रू फैलते हैं? फीको, फीको ओरल रूट से। क्लियर? बाकी का हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस डी, इनका रूट क्या है? बॉडी फ्लूइड से, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं ब्लड। क्लियर? चलिए, अब हम आगे बात करते हैं। तो आज हम हेपेटाइटिस में पढ़ने वाले हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में। क्लियर? चलिए, हेपेटाइटिस बी के बारे में बात करें तो क्या रहता है? Hepatitis B. There is different types of hepatitis virus, namely A, B, C, D, and E. ठीक। These antigenically different viruses have different mode of transmission. The extent of complications and fatality are also different. Among these groups of virus, hepatitis B need special attention. It is different from hepatitis A and C. इसमें सबसे ज्यादा सीवियर हेपेटाइटिस कौन सा होता है? खतरनाक फेटल हेपेटाइटिस कौन सा रहेगा? नहीं, ए और सी फेटल नहीं है, बी रहेगा, है ना। चलिए, अब देखिए आगे क्या है। अ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस एक पब्लिक में पाई जाने वाली मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है। 200 करोड़ पीपल एक्सपोज्ड ग्लोबली। पूरे वर्ल्ड वाइड में अगर देखा जाए तो समथिंग 200 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हेपेटाइटिस बी से क्या कर रहे हैं? सफर कर रहे हैं, ठीक। WHO recommended HB वैक्सीन फॉर ऑल चिल्ड्रन एंड वर्ल्ड वाइड। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन वर्ल्ड वाइड सभी चिल्ड्रनों के लिए रिकमेंड की गई है, किसके द्वारा? WHO के द्वारा। हेपेटाइटिस बी इज डिफरेंट फ्रॉम हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस सी। ये हमने पहले ही ऊपर पढ़ा था कि जो डिफरेंट हेपेटाइटिस है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का पाया जाता है, उसकी सीवियरिटी भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसी प्रकार से जो हेपेटाइटिस बी है वो हेपेटाइटिस ए और सी से डिफरेंट है, ठीक। Hepatitis B is also transmitted like HIV, blood, sex, but
इट इज 100 टाइम्स मोर इन्फेक्शियस। हेपेटाइटिस जो बी है उसका ट्रांसमिशन होता है ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा, लाइक HIV और सेक्स के द्वारा भी हो सकता है, और ये 100 टाइम मोर डेंजरस है अदर हेपेटाइटिस के कंपेयर में। क्लियर? वायरस कैन सर्वाइव फॉर वीक्स आउटसाइड बॉडी, और जो हेपेटाइटिस बी का वायरस है वो कुछ सप्ताहों तक बॉडी के बाहर भी जिंदा रह सकता है। ठीक, अब देखिए हेपेटाइटिस बी ऑल्सो नोन एज सीरम हेपेटाइटिस। इंपोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट, हेपेटाइटिस बी को और किस नाम से जाना जाता है? अदर नेम क्या है हेपेटाइटिस बी का? सीरम हेपेटाइटिस। It is an acute systematic infection with major pathology in the liver caused by hepatitis B virus. हेपेटाइटिस बी वायरस किसके द्वारा होता है? हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा होता है। ठीक, HBV जिसे बोलते हैं। द यूजुअल रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज पेरेंटल रूट। व्हाट्स द मीन्स ऑफ पेरेंटल रूट? पेरेंटल रूट का मीन्स क्या है? हेलो, पेरेंटल रूट बताइए कोई, पेरेंटल रूट का मतलब? गुप्ता जी कहाँ गए? हाँ, पेरेंटल रूट का मंथ मीन्स है ओरल रूट के अलावा कहीं से भी। ठीक है, समझ में आ गया? ओरल रूट या एलिमेंट्री कैनाल, मुंह के थ्रू नहीं होगा। पेरेंटल रूट का मीन्स है और शरीर में किसी भी तरीके से कोई पिन इंजेक्ट हो गई, कुछ भी हो गया उसके थ्रू। क्लियर? हाँ, चलिए आगे देखिए। Usually, it is an acute self-limiting infection which may be either subclinical or symptomatic. In approximately 5 to 15% of cases, HBV infection fails to resolve and the affected individuals then become persistent carriers of the virus. और 5 से 15% केसेस HBV के ऐसे मिलते हैं जिनको हम फेल हो जाते हैं, उन्हें अच्छे से क्लियर ठीक नहीं कर पाते हैं और वो परमानेंटली या परसिस्टेंट कैरियर बन जाते हैं किसके? हेपेटाइटिस बी वायरस के। क्लियर? Persistent HBV infection may cause progressive liver disease including active hepatitis and primary liver cancer. एक्यूट हेपेटाइटिस भी हो सकता है और लिवर कैंसर भी हो जाता है। Person first infected as adults become ill but seldom become chronic carriers, less than 15%. Person first infected as adult become ill. पर्सन क्या है, अफेक्ट होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो पर्सन है वो इसका क्रॉनिक कैरियर भी बन जाता है। और ये कितने परसेंटेज केसेस में देखने को मिलता है हमें? लेस देन 15% केसेस में। सेकेंड, इन्फेंट्स इन्फेक्टेड में नॉट शो सिम्टम्स। जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, बट हाई रिस्क ऑफ क्रॉनिक कैरियर्स मोर देन 90%। क्लियर? जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, लेकिन वो एक हाई क्या रहते हैं, क्रॉनिक कैरियर बन जाते हैं किसके? हेपेटाइटिस के, मोर देन 90% जो इन्फेंट होते हैं वो। Chronic carriers at high risk of deadly liver disease later in life.
इंक्लूडिंग लिवर कैंसर। और क्रॉनिक कैरियर्स जो होते हैं उनमें हाई रिस्क रहते हैं कि वो जैसे ही उनकी लेटर लाइफ रहेगी, आगे का टाइम पीरियड रहेगा, उसमें उन्हें लिवर कैंसर हो जाएगा। क्लियर? अब हेपेटाइटिस बी is a major public health problem in India. Out of the total burden of viral hepatitis, 30 to 40% is because of hepatitis B. और टोटल बर्डन का देखा जाए तो 30 से 40% जो बर्डन है वो हेपेटाइटिस बी का है। Since may cases go unreported or under recognized, the actual number of hepatitis B case would be difficult to ascertain. और जो एक्चुअल केस है हेपेटाइटिस बी को उनका पता लगाना बहुत ही कठिन है, डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिन्हें हम डायग्नोज्ड नहीं कर पाते, आइडेंटिफाइड ही नहीं कर पाते, या फिर उन्हें अनडायग्नोज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड होते हैं। The chronic carrier rate in India varies between 2 to 7%, and it also does not have any seasonal pattern. और इसमें कोई भी सीजनल पैटर्न नहीं है कि किस सीजन में ये ज्यादा मिलेगा। ठीक। और दूसरी बात, इसमें जो इसकी जो कैरियर्स रेट है, क्रॉनिक जो कैरियर्स रेट है, अगर देखा जाए तो 2 से 7% जो परसेंटेज है वो क्या है, क्रॉनिक कैरियर्स रेट है हेपेटाइटिस बी की। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। तो देखिए क्या है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अगर देखा जाए तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में है द हेपेटाइटिस बी इज प्रेजेंट इन हाई कंसेंट्रेशन इन ब्लड, सीरम, सीरस एक्सुडेट, सलाइवा, सीमन, वेजाइनल फ्लूइड्स एंड मोस्ट अदर बॉडी फ्लूइड्स। However, it is usually spread by contact in the following ways. क्लियर? तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि केवल और केवल ब्लड से हेपेटाइटिस बी होता है। क्लियर? हम क्या बोलेंगे, किसके द्वारा होता है, बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा। अब वो बॉडी फ्लूइड्स में कुछ भी हो सकता है, ब्लड हो सकता है, सीमन हो सकता है, ठीक, सीरस हो सकता है, सलाइवा, कुछ भी। नेक्स्ट कुछ और भी तरीके हैं, देखिए क्या है, पेरीनेटल ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर्स मदर टू न्यूबॉर्न। और पेरीनेटल ट्रांसमिशन रहता है वो मदर से न्यूबॉर्न में हो जाता है। ठीक। दूसरा, क्रैक्ड निप्पल्स ऑफ कैरियर्स मदर में हेल्प टू स्प्रेड इन्फेक्शन ड्यूरिंग फीडिंग बाय इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड। अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है मदर और उसके ब्रेस्ट जो क्रैक्स हैं, है ना, उसमें क्रैक हो गए हैं और वहां से जो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ अगर थोड़ा सा ब्लड भी आ रहा है तो वो भी एक कैरियर हो सकता है किसके लिए, हेपेटाइटिस बी को कॉज करने का। नेक्स्ट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स। अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है और अगर वो ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट जो है वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन का है जिसको हेपेटाइटिस है और आपने अच्छे से उसका टेस्ट नहीं किया, तो जिसको आप, जो होस्ट है जिसको आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो उसमें भी हेपेटाइटिस हो सकता है थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्लियर? नेक्स्ट, injections with unsterile needles or syringe containing hepatitis B virus from an infected person। अगर आप प्रॉपर स्टेराइल टेक्निक का यूज नहीं कर रहे हो, असेप्टिक टेक्निक का यूज नहीं कर रहे हो ड्यूरिंग द इंजेक्शन टेक्निक, तो इससे क्या होगा कि अगर कोई पर्सन है जो इन्फेक्टेड है हेपेटाइटिस बी से और आपने अच्छे से स्टेराइल टेक्निक यूज नहीं की है, आपने किसी को इंजेक्ट किया, आईएम इंजेक्शन लगाया और उसके बाद गलती से वो निडल आपको चुभ गई या किसी और व्यक्ति को चुभ गई, तो उसमें वो हेपेटाइटिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ट्रांसमिशन बिटवीन चिल्ड्रन ड्यूरिंग सोशल कॉन्टैक्ट थ्रू कट्स, स्क्रैप्स एंड स्क्रैचेस। और बच्चे में कैसे ट्रांसफर हो सकता है, सोशल कॉन्टैक्ट के थ्रू, जैसे कि कोई कट लग गया है, कोई स्क्रैच आ गया है, ठीक, और वो व्यक्ति हेपेटाइटिस के द्वारा कांटेक्ट में आ गया है, तब उसे हो सकता है। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन और कैरियर्स। ठीक,
कोई इन्फेक्टेड पर्सन्स है और कैरियर्स है, उस आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, तो उसके थ्रू भी हेपेटाइटिस बी स्प्रेड हो सकता है। ठीक, रिमेम्बरिंग पॉइंट क्या है? इट इज नॉट स्प्रेड बाय एयर, फूड और वाटर। क्लियर, याद रखना, यह फूड, एयर और वाटर के द्वारा स्प्रेड नहीं होता है। इट इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, टीयर्स, स्वेट, यूरिन, स्टूल एंड ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। और ना ही ये ब्रेस्ट मिल्क, टीयर्स, स्वेटिंग, यूरिन, स्टूल एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा ट्रांसफर होता है। क्लियर? Next, the disease occurs all over the world and can affect all age groups. Most chronic carriers are in China, Southeast Asia and Africa. ये डिजीज ऑल ओवर वर्ल्ड में ऑल एज ग्रुप के जो पीपल्स हैं, बच्चे हैं, उन सभी को अफेक्ट करती है। और इसके मोस्ट जो ज्यादातर कैरियर्स है वो हमें चाइना, साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। क्लियर? इंक्यूबेशन पीरियड देखा जाए तो हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड है वो 6 वीक से लेकर 6 मंथ तक हो सकता है। कितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है हेपेटाइटिस बी का? 6 वीक्स टू 6 मंथ्स। क्लियर? और इन्फेक्टिविटी पीरियड क्या रहेगा? बिटवीन 1 to 2 months बिफोर एंड आफ्टर द डिटेक्शन ऑफ सिम्टम्स। 1 month before and 2 months after when the symptoms detect। ओके, इस टाइम पर इन्फेक्टिविटी पीरियड है वो ज्यादा रहेगा। अब बात करते हैं क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। तो हेपेटाइटिस बी में हमें 2 टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, एक एसिम्प्टोमेटिक और एक वायरल हेपेटाइटिस के सिम्टम। तो एसिम्प्टोमेटिक में देखिए क्या है, sufferers of chronic carriers of HBV infections are often asymptomatic। कभी कभी क्या होता है, जो कैरियर्स होता है हेपेटाइटिस बी का वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है, उसके अंदर कोई भी सिम्टम्स देखने को हमें नहीं मिलते हैं। जबकि अगर एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हुआ है तब हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? फीचर्स आर सेम एज इन अदर फॉर्म्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। और इसके फीचर्स सेम वही रहेंगे जिस प्रकार अदर कोई वायरल हेपेटाइटिस होता है तब हमें देखने को मिलता है, जैसे कि फीवर आना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होना, लॉस ऑफ एपेटाइट होना, वॉमिटिंग होना, पासिंग ऑफ हाई कलर यूरिन होना, है ना, पेन होना एब्डोमेन में, हेपेटोमेगाली हो जाना, एटसेट्रा। और एक और फीचर्स है कुछ जो देखने को हमें मिलते हैं। इसके साथ ही द ड्यूरेशन ऑफ जॉइंटिस इज यूजुअली लॉन्गर देन इन अदर वायरल हेपेटाइटिस। और इसमें जो जॉइंटिस की ड्यूरेशन है वो भी ज्यादा टाइम तक देखने को मिलेगी, ग्रेटर देन 14 डेज। कितने दिन से ज्यादा देखने को मिलेगा हमें जॉइंटिस हेपेटाइटिस या एक्यूट हेपेटाइटिस के अंदर? मोर देन 14 डेज। ठीक, अब हम बात करते हैं क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस की। हमने एक्यूट देखी सिम्टम, अब क्रॉनिक देखते। क्रॉनिक परसिस्टेंट हेपेटाइटिस है और क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस है। तो क्रॉनिक परसिस्टेंट हेपेटाइटिस में क्या रहेगा? लिवर एनलार्जमेंट हो जाएगा एंड एलिवेशन हो जाएगा, SGPT। इन इट कैन प्रोग्रेस ऑफ क्रॉनिक एक्यूट हेपेटाइटिस, डायग्नोसिस कंफर्म्ड बाय लिवर बायोप्सी। और इसमें SGOT और SGPT है वो बढ़ जाएंगे और साथ में ही लिवर का एनलार्जमेंट हो जाएगा। और ये क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस की स्टेज कहलाएगी। साथ में इसको कंफर्म हम करेंगे किसके द्वारा? लिवर बायोप्सी के द्वारा हम इसे कंफर्म करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस में क्या रहेगा? वेरिएबल्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेपेटाइटिस, स्पेशली फटीग, परसिस्टेंट और इंटरमिटेंट जॉइंटिस। फटीग रहेगा उसे, इंटरमिटेंट और परसिस्टेंट क्या जॉइंटिस रहेगा। अर्थालजिया, अर्थालजिया का मतलब क्या होगा, कोई बताएगा? अर्थालजिया, हाँ कोई बताएगा क्या? नीलम, गुप्ता जी? वेरी गुड। जॉइंट पेन, अर्थालजिया। अर्थराइटिस, प्यूरपुरा, नेफ्राइटिस,
एंड जनरलाइज्ड वेस्कुलाइटिस जिसे पॉलीआर्थराइटिनोडोसा, SGPT लेवल इज हाई लाइक क्रॉनिक परसिस्टेंट हेपेटाइटिस, द डायग्नोसिस कंफर्म लिवर बायोप्सी, और इसको भी हम लिवर बायोप्सी के द्वारा कंफर्म करेंगे। इसके अंदर भी SGPT है वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक, ये कुछ सिम्टम्स थे। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी अगर हेपेटाइटिस हो जाएगा तो? अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो देखिए क्या है, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन कैन बी सीवियर और डेथ अकर्स इन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ एडल्ट्स। In most serious complications, including chronic hepatitis, liver failure, and liver cancer, occur in persons with chronic infection. और इसमें हम देखें तो ये सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, एक्यूट इन्फेक्शन से सीवियर में कन्वर्ट हो सकता है, और इसमें एक स्मॉल अमाउंट या परसेंटेज और नंबर ऑफ डेथ्स देखने को भी हमें मिलती हैं। और कुछ कॉम्प्लिकेशन है जिसमें है क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो जाएगा, ठीक, लिवर फेलियर हो सकता है, और इसके साथ ही क्या हो सकता है, लिवर कैंसर भी हो सकता है। क्लियर? प्रिवेंशन किस प्रकार से करेंगे तो देखिए प्रिवेंशन किस प्रकार से करेंगे हम इसका, देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, बस इसका हम प्रिवेंशन कर सकते हैं किसके द्वारा, हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगता है, वैक्सीनेशन होता है कि नहीं, कितने डोज लगते हैं हेपेटाइटिस बी के, ठीक है। देखिए क्या है, अब क्या प्रिवेंशन है, ट्रीटमेंट तो कुछ है नहीं, तो बाय फॉलोइंग द मेजर्स ऑफ यूनिवर्सल प्रिकॉशन लाइक हैंड वॉशिंग, बियरिंग ग्लव्स एटसेट्रा, कुछ यूनिवर्सल प्रिकॉशंस को हम फॉलो करके यूज करके इससे बच सकते हैं, और फर्दर अकरेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी कुड बी ब्रॉट डाउन बाय, और किस तरीके से हम कम कर सकते हैं इसके अकरेंस को, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ इन्फेंट्स, universal immunization of infants with hepatitis B vaccine. In India, 9th 5-year plan approach paper recommended introduction of hepatitis B immunization in UIP, और किस 5-year प्लान के अंदर UIP के अंदर हेपेटाइटिस बी को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जोड़ा गया था? हाँ, कौन सा 5th ईयर प्लान है? 9वीं पंचवर्षीय योजना, सुना है पंचवर्षीय योजना, सुनिए। हाँ, 9th जो 5-year प्लान था उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसको इंक्लूड किया गया था किसमें, यूआईपी में, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। 5-year प्लान, फर्स्ट 5-year प्लान कब स्टार्ट हुआ था पता है किसी को? हाँ, गलत बोल गए, 1951। क्लियर? फर्स्ट 5-year प्लान 1951 में स्टार्ट हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स फॉर HBsAg एंड एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न्स, और प्रेग्नेंट मदर की HBsAg कराते हैं, है ना, एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न कराते हैं, तो वो किसके लिए कराते हैं हम, हेपेटाइटिस बी। अच्छा अब बताइए हेपेटाइटिस बी के डिटेक्शन के लिए हम कौन सा टेस्ट कराते हैं? इसका पूरा नाम बताइए HBsAg का। हेपेटाइटिस बी सीरम एंटीजन टेस्ट, इसका एक और नाम है, कोई बताएगा कौन सा? अरे वाह, वेरी गुड गुप्ता जी, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन, ठीक है।
बोलते हैं HBsAg या हेपेटाइटिस बी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यूज ऑफ सेफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। और जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, ब्लड प्रोडक्ट्स का ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पर हमें क्लियरली उसकी चेक करना है ना। अच्छा, कौन कौन से व्यक्ति हैं जो ब्लड नहीं दे सकते? मुझे बताओ, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जब व्यक्ति ब्लड नहीं दे सकता, डोनेट नहीं कर सकता? ओके, HIV वाला कोई पेशेंट है तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, और VDRL वाला, और हेपेटाइटिस बी, और नहीं, टाइफाइड का नहीं बोला, और बताओ। पहली कंडीशन, ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के लिए 50 किलो से ज्यादा वजन होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, HB लेवल सही होना चाहिए उसका। थर्ड कंडीशन, किसी भी प्रकार की कोई ब्लड से रिलेटेड कोई भी डिजीज नहीं होनी चाहिए, लाइक HIV एड्स, हीमोफिलिया, और लिवर कैंसर और हेपेटाइटिस। क्लियर? नेक्स्ट, चौथा, उसका किसी भी प्रकार का कोई भी लंबा ट्रीटमेंट नहीं चलना चाहिए, कि वो किसी भी ट्रीटमेंट की दवा ना ले रहा हो, लाइक डॉट्स और अदर थेरेपीज। क्लियर? नेक्स्ट, उसकी बॉडी पर कहीं भी टैटू नहीं बना होना चाहिए। क्लियर? ये कुछ ये कुछ कंडीशंस हैं। अगर ये चीजें हैं तो हम उसका ब्लड नहीं लेंगे, इसके अलावा फिर हम उसका ब्लड ले सकते हैं, डोनेट कर सकता है वो। क्लियर? टैटू का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछो क्या है, पूछो क्या है। हाँ, किसी को पता है? पहले ये बताओ। नहीं पता तो चलिए, आपने देखा होगा मोस्टली पीपल टैटू बनवाते हैं आज के टाइम पे। एक क्या हो गया, ये फैशन हो गया, एक ट्रेंड हो गया है कि बिना टैटू के और बिना आप स्टीरॉयड में जाके जिम करके आपकी बॉडी अट्रैक्ट नहीं होगी, आप स्मार्ट नहीं लगोगे, है ना। अब होता क्या है, टैटू में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब आप टैटू बनवाते हो, वो भी परमानेंट टैटू। कौन सा टैटू? परमानेंट टैटू बनवाते हो, तो जब भी टैटू बनाने वाला जो पेन होता है, उसके आगे एक निब लगती है, पता है किसी को? निब का मीन्स होता है आगे जो एक पिन लगती है, ठीक है। और यहां पर मोस्टली जो टैटू बनाते हैं वो नई निब यूज नहीं करते हैं। क्लियर? मतलब समझ में आया? आपने बनवाया, आपको बना दिया, उन्होंने निब को स्टेलाइज नहीं कर दिया और दोबारा से किसी दूसरे को लगा दिया। उन्होंने निब का चेंज नहीं किया है, क्योंकि निब चेंज करेंगे तो चार्ज ज्यादा लगेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, एक ही निब से कई कई लोगों की बॉडी पे टैटू बनाते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग जितने भी टैटू बनवा रहे हैं वो हेल्थी हैं, या फिर उन्हें कोई भी ब्लड से रिलेटेड डिजीज नहीं है, हेपेटाइटिस नहीं है, HIV नहीं है। कुछ ऐसा हो सकता है क्या? किसने बोला नहीं होता है? किसने बोला कि ब्लड में टच नहीं होता? आप परमानेंट टैटू बनवा के देखिए, समझ में आएगा। सुपरफिशियल बनता है तो फिर वो हट जाता, फिर तो वो हट सकता था ना। ठीक है, इसीलिए उससे क्या होता है, वो एक ट्रांसमिशन का मोड है, किसी भी ब्लड से रिलेटेड डिजीज को ट्रांसमिट करने का, वो भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट कैरियर है। ठीक है, इसीलिए टैटू वाले, चाहे आपने नेव चेंज कराई हो चाहे नहीं कराई हो, ठीक, अगर आपकी बॉडी पर टैटू है वो आपसे पूछेगा, आप कभी देखने जाना दे ब्लड देने, तो वो कंडीशन आपसे जरूर पूछेगा। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपको मिली तो वो आपसे कहेगा आप ब्लड नहीं दे सकते। आपको ये चीज पता है कि नहीं?
एक बार जानकारी लेना, ठीक है, ये भी है। अगर जिन्होंने किया होगा डोनेट उन्हें पता होगा। आप एक बार जाके जानकारी लेना। क्या? ठीक है, एक बार जानकारी लेना। अगर हाँ कोई समझदार होगा तो बात अलग है, और वैसे ही होंगे तो आप कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब आगे बात करते हैं। यूज ऑफ स्टेराइल सेपरेट निडल एंड सिरिंज फॉर ईच इंजेक्शन। ठीक। नेक्स्ट, प्रिवेंट ड्रग एडिक्शन एंड सेक्सुअल प्रोग्जिसिक्विटी। नेक्स्ट, use of condoms. Next, careful handling of blood and blood products by healthcare personnel. Next, careful handling of secretions of patients while nursing or examination of patient. Clear? Remembering points. Pertussis is a bacterial infection. Globally, there is a 2,000 million people who is exposed to the hepatitis B. One of the every 20 Indians is a carrier of hepatitis B. ठीक है। 20 इंडियन में से हर एक इंडियन हेपेटाइटिस बी का कैरियर है। क्लियर हुआ? चिल्ड्रन बिलो 7 years हैव द हाईएस्ट इन्फेक्शन रेट। 7 साल से कम उम्र के बच्चों में ज्यादा हाईएस्ट इन्फेक्शन रेट रहेगी हेपेटाइटिस बी की। मोस्ट बेबीज born टू मदर हु आर कैरियर ऑल्सो बिकम कैरियर। अगर किसी मदर ने बेबी को डिलीवर किया है और वो अगर हेपेटाइटिस बी का भी है, तो उसका होने वाला बेबी भी हेपेटाइटिस बी का कैरियर के फॉर्म में रहेगा। क्लियर? About 25% of babies who are infected with hepatitis B virus subsequently develop severe chronic liver disease or even liver cancer. Clear? Next, 1% of the total death in India is due to hepatitis B virus. इंडिया में कितने परसेंट पॉपुलेशन की डेथ होती है हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण? ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 3 to 5%, ऑप्शन डी 10%। 1%। चलिए, अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के वैक्सीनेशन की। तो हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन की बात करें तो प्लाज्मा द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज अवेलेबल इन 2 वेराइटीज। 2 वेराइटीज में उपलब्ध है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। एक है प्लाज्मा डेराइव, एक है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। अब देखिए, देखते हैं दोनों को। It is given as a birth dose and it is also a component of the pentavalent vaccine, for which 3 doses are given at 6, 10 and 14 weeks. हेपेटाइटिस बी बर्थ पे देते हैं हेपेटाइटिस बी एट बर्थ, और उसके अलावा हम किस पेंटावेलेंट वैक्सीन में भी हेपेटाइटिस बी रहता है। पेंटावेलेंट के अंदर मैंने आपसे पूछा था कितनी वैक्सीन होती हैं? कौन कौन सी?
ओके, देखिए, एंड फॉर डिटेल्स प्लीज, पर प्रैक्टिकल बुक है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज अ क्लाउडी लिक्विड। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कैसा कलर होता है उसका? कैसा होता है? क्लाउडी। दैट कम्स इन अ 10 डोज वाइल। इसमें से क्वेश्चन आया था कि नहीं? क्लाउडी अपियरेंस होता है, लिक्विड होता है, 10 डोज की बाइल होती है। एंड हेपेटाइटिस वैक्सीन कीप्ड सैनिटरी फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट सेपरेट्स फ्रंट द लिक्विड एंड लुक्स लाइक फाइन सैंड पार्टिकल्स एट द बॉटम ऑफ द वाइल। और क्या रहता है इसमें? इसको सेपरेट करके रखते हैं और लिक्विड जो रहता है इसका वो कैसा दिखता है? सैंड पार्टिकल्स दिखते हैं बॉटम में। क्लियर? सैंड पार्टिकल लाइक इसमें दिखते हैं बॉटम में, तली में, ठीक। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का स्टोरेज टेम्परेचर कितना है? 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। एंड हीट एंड फ्रीजिंग डैमेज हेपेटाइटिस। और हीट और फ्रीजिंग टेम्परेचर में क्या हो जाता है? ये डैमेज हो जाता है। एंड यूज द सेक टेस्ट टू फाइंड आउट इफ इट हैज बीन फ्रोजन इन द केस ऑफ डीपीटी एंड टीटी। और यू सेक टेस्ट यूज करते हैं हम कब? अगर इसको हमने फ्रीज कर दिया है, फ्रोजन कर दिया है टीपीटी और टीटी जैसे केस में, तब हम इसको क्या करते हैं? सेक टेस्ट के द्वारा चेक करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन इज इट गिवन? कब कब देते हैं? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट फॉलोइंग द स्केड्यूल। क्या स्केड्यूल है? जीरो डोज कब दिया जाता है हेपेटाइटिस बी का? ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन का जीरो डोज कब दिया जाता है? किस एज में? ओरल पोलियो वैक्सीन का जीरो डोज कब दिया जाता है? एट बर्थ। बीसीजी का फर्स्ट डोज कब दिया जाता है? हेपेटाइटिस बी का फर्स्ट डोज कब दिया जाता है? एट बर्थ। विटामिन के कब दिया जाता है? क्लियर हो गया? ओके, चलिए। उसके बाद 6, 10, 14 में हम पेंटावेलेंट वैक्सीन के थ्रू देते हैं। क्लियर? Where and how is it given? Hepatitis B vaccine is injected in the muscle of the anterior lateral side of the upper thigh. अच्छा, अब बात आ गई फिर से। पेंटावेलेंट वैक्सीन जो हम देते हैं वो किस रूट पर देते हैं? आईएम कहां पर? गलत बोल दिया आपने। एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ थाई तो सही बोला है, लेकिन राइट गलत बोल दिया। कौन सी दिन में दोगे? राइट या लेफ्ट? लेफ्ट में दे। वहां कौन सी मसल्स पाई जाती है? और बच्चों में आईएम इंजेक्शन के लिए सबसे मोस्ट फेवरेबल साइट कौन सी होती है? कौन सी मसल्स में लगाते हैं हम बच्चों को आईएम इंजेक्शन? वेस्टस लेटरलिस। तो ये बताइए कि हम डेल्टॉइड और ग्लूटियस में क्यों नहीं लगाते हैं? रीजन बताइए क्यों नहीं लगाते हैं? वेरी गुड। तो हाँ, उनकी मसल्स वहां नहीं पाई जाती हैं, वहां अच्छे से डेवलप नहीं होती हैं। क्लियर? अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन की, एच बी आई जी। तो फॉर द इमी देखिए, फॉर इमीडिएट प्रोटेक्शन HBIG is used for those acutely exposed to HBsAg positive blood. For example, surgeons, nurse and laboratory workers. Option B, newborn infants of carrier mother. Option C, sexual contact of acute hepatitis B patient.
and the HBIG should be given as soon as possible after an accidental inoculation, ideally within 6 hours and preferably not later than 48 hours. Most important, 100% पूछा जा सकता है, 100%। क्या बताया है उसने इसके अंदर? HBIG, हीमो हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन हम कब देते हैं पेशेंट को? प्री 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 एक्सपोजर, लिसन, ऑप्शन ए प्री एक्सपोजर टू हेपेटाइटिस बी, पोस्ट एक्सपोजर ऑफ हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी एनी टाइम। पोस्ट एक्सपोजर पे देते हैं। कितने आवर्स के अंदर? विद इन 6 आवर्स तक दे सकते हैं और 48 आवर्स के बाद हम उसे इम्यूनोग्लोबिन हेपेटाइटिस बी का नहीं देंगे। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं किस किस को दे सकते हैं, बताना मुझे। तो वो एक तो सर्जन, नर्स और लेबोरेटरी वर्कर्स हैं, अगर वो उससे एक्सपोज हुए हैं उनको। दूसरा न्यूबॉर्न इन्फेंट्स है, जो मदर है वो हेपेटाइटिस बी से पॉजिटिव थी और वो बेबी है वो करियर के फॉर्म में होगा, हमें पता है, तो उसको दे सकते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल इंटरकोर्स का कॉन्टेक्ट से अगर हेपेटाइटिस बी हुआ है तब दे सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ इन तीनों को दे सकते हैं विद इन 6 आवर्स और नॉट लेटर देन 48 आवर्स। ओके, याद रखना ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आगे, जेई जैपनीज इंसेफेलाइटिस, इसको हमने पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ा है कि नहीं? चलिए जेई के बारे में बात करते हैं। जेई एक जूनेटिक डिजीज है, वायरल डिजीज है, जिसका एजेंट ग्रुप बी आर्वो वायरस है। आर्वो वायरस में कौन सा? फ्लेवी वायरस। सेवरल एक्स्ट्रा ह्यूमन होस्ट, एग्जाम्पल एनिमल और बर्ड्स इसके ह्यूमन होस्ट हैं। मोड ऑफ स्प्रेड क्या है? बेसिक साइकिल देखें ट्रांसमिशन की तो पिग, मॉस्किटो और पिग और आर्डेड बर्ड, मॉस्किटो और आर्डेड बर्ड, ठीक है। और मैन है वो इंसिडेंटल डेड होस्ट है, जबकि पिग है वो एम्पलीफायर होस्ट है। बताया था कि नहीं? हेलो, क्लियर? आगे देखिए, हॉर्स इज द ओनली एनिमल टू मैनिफेस्ट द डिजीज। और जो कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके अंदर डिजीज, जेई के डिजीज के मैनिफेस्ट दिखते हैं? हॉर्स के अंदर, ठीक। दूसरा, एक्सटेंसिंग इंक्यूबेशन पीरियड अगर देखा जाए तो कितना रहता है वेक्टर मॉस्किटोज का? 9 से 12 डेज। क्लियर? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है का? 5 से, हाँ बोलो। एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड का मीन्स है जो पिग है, पिग के द्वारा पिग के ब्लड में क्या हो रहा था? जेई के वायरस का, जेई का वायरस है वो पिग के ब्लड में मल्टीप्लीकेशन कर रहा था, है ना। और उसके ब्लड में पाया जाता है लेकिन बिना किसी साइन एंड सिम्टम्स के। वहां से वो मच्छर के अंदर आया, अब वो मच्छर के अंदर जब पिग के ब्लड से बाहर आ गया तो कितने दिन तक उसका इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा?
9 से 12 दिन। और नॉर्मल जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना होता है? 5 से 15 दिन। क्लियर? देखो लिखा है ना, इन वेक्टर मॉस्क्यूटो, लिखा था कि नहीं इसमें? नेक्स्ट, primarily a disease of rural, semi-urban and agriculture areas. ओके, जेई किस सीजन में ज्यादा फैलता है? वेरी गुड, रेनी सीजन। ये किस किस सिस्टम को अफेक्ट करता है? नर्वस सिस्टम को। एंड क्लिनिकल फीचर्स देखिए, मेजोरिटी इन्फेक्शंस आर इन एपरेंट, ओनली 1 in 250 इन्फेक्शंस आर सिम्टोमेटिक। 250 अगर पेशेंट हैं तो उसमें से एक ऐसा पेशेंट मिलेगा जो सिम्टोमेटिक होगा। और दूसरा, यंग चिल्ड्रन अंडर 10 ईयर्स आर मोर लाइकली टू डाई, और यह बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, 10 साल से छोटे बच्चों में, और उनकी डेथ भी हो जाती है ड्यू टू जेई। ओके, नेक्स्ट, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं जेई का? अर्ली केस डिटेक्शन और ट्रीटमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, वेक्टर कंट्रोल के द्वारा यूजिंग यूएलवी इंसेक्टिसाइड्स जैसे मेलाथिन, फेनिट्रोथिन, इनका यूज करके, ये कुछ इंसेक्टिसाइड्स हैं जिनका यूज करके हम जेई को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, जेई वैक्सीनेशन, द वैक्सीनेशन इज अवेलेबल इन 3 टाइप्स। जेई की जो वैक्सीन है वो 3 टाइप में अवेलेबल है। कौन कौन सी? फर्स्ट है माउस ब्रेन ड्राइड, नकियामा और बेजिंग स्ट्रेन। ठीक है, तो माउस ब्रेन ड्राइव्ड जो नकियामा या और बेंजिंग स्ट्रेन है, उसका डोज क्या है? 2 डोजेज में दी जाती है 4 वीक्स के गैप के अंदर। 0.5 ml चिल्ड्रन में जो कितने हैं? लेस देन 3 ईयर्स हैं, 1 ml टू दोज अबव 3 ईयर्स। क्लियर? जो 0.5 ml दी जाती है वो 3 साल से कम उम्र के बच्चों में दी जाती है, जबकि 1 ml जो डोज दिया जाता है वो 3 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को दिया जाता है। बूस्टर दिया जाता है आफ्टर 1 ईयर एंड सब्सिक्वेंटली एवरी 3 ईयर्स इंटरवल अंटिल द एज ऑफ 10 से 15 साल तक। जब जब तक बच्चा नहीं हो जाता उसके 1 साल बाद बूस्टर डोज देते हैं, और उसके बाद हर 3 साल बाद उसको देते हैं। रूट रहता है एससी सब क्यूटेनस। बेस्ट यूज्ड है इंटर एपिडेमिक पीरियड, जहां पर इंटर एपिडेमिक पीरियड में जेई पाया जाता है वहां पर इसको वैक्सीनेट करना बहुत ही जरूरी होता है। इम्यूनिटी कब तक रहती है इसकी? 1 मंथ आफ्टर सेकेंड डोज। 1 महीने के बाद जो सेकेंड डोज हम लगाते हैं उसके बाद इसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। बी, दूसरी वैक्सीन है सेल कल्चर ड्राइव्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जिसे बेंजिंग P3 स्ट्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट, तीसरी है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन SA-14 14-2, सिंगल डोज है फॉलोड बाय सिंगल बूस्टर है एट द इंटरवल ऑफ 1 ईयर, नाउ अवेलेबल इन इंडिया, और इंडिया में यह अवेलेबल है। सिर्फ सिंगल डोज लगता है, 1 ईयर के इंटरवल पर लगता है बूस्टर। क्लियर? JE is a reconstituted with manufacturing provided diluent. It should be used within 2 hours of reconstitution. और जब जेई को जो रिकॉन्स्टिट्यूट किया था उसके बाद कितने टाइम के अंदर उसे एडमिनिस्टर कर देना चाहिए? 2 hours. If a child 16 to 24 months of age has been already immunized with JE vaccine during any supplementary immunization activity, it should not be repeated. अगर 16 से 24 महीने का कोई बच्चा है, उसको जेई वैक्सीन लग चुकी है, तो उसको फिर से हमें रिपीट नहीं करना है। एंड करेंटली दिस इज अ सिंगल डोज वैक्सीन एंड शुड नॉट बी रिपीटेड, और ये सिंगल डोज वैक्सीन है, इसको दोबारा से हम रिपीट नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, इफ अ चाइल्ड अबव 2 ईयर्स ऑफ एज, अगर 2 साल से ज्यादा का है, तो हैज नॉट रिसीव्ड द जेई वैक्सीन थ्रू आइदर रूटीन इम्यूनाइजेशन, तो हम उसे रूटीन
उस रूटीन इम्यूनाइजेशन के अकॉर्डिंग जेई नहीं लगाएंगे। द चाइल्ड इज एलिजिबल टू रिसीव अ डोज ऑफ द जेई वैक्सीन थ्रू आरआई टिल द एज ऑफ 15 ईयर्स। बुक आरआई के अकॉर्डिंग कब एलिजिबल होगा, कब तक लगा सकते हैं हम उसे? 15 साल तक लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये आ गया, ये इंपोर्टेंट चार्ट है नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल का, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट डोज बीसीजी कब दिया जाता है? कब तक दे सकते हैं? 1 साल से। अगर एट बर्थ पर देंगे तो कितना डोज देते हैं? और अगर 1 महीने के बाद देते हैं तो कितना देंगे? रूट क्या रहता है? साइट। हेपेटाइटिस बी कब देते हैं? कितने टाइम के अंदर? डोज, रूट, साइट। राइट अपर कौन बोल रहा है? हाँ। नेक्स्ट, ओपीवी का 0 डोज कब देते हैं? हाँ। कितनी ड्रॉप? रूट। ओपीवी का 1 2 3 डोज कब कब देंगे फिर? पेंटावेलेंट भी कब देंगे? ओके, पेंटावेलेंट का डोज कितना रहेगा? रूट, लेफ्ट थाई। क्लियर। मीजल्स कब देते हैं? क्लियर। नेक्स्ट, परमानेंट स्कार किस वैक्सीन में बनता है? मीजल्स में। कितने टाइम पीरियड पे बनता है? सॉरी, मीजल्स नहीं। हाँ सॉरी, मीजल्स नहीं, बीसीजी में परमानेंट स्कार बनता है और कितने वीक पर बनता है? 10 to 12 वीक्स के अंदर बनता है। क्लियर। इसके अलावा मीजल्स का रूट क्या रहता है? मीजल्स को किस में डाइल्यूट करते हैं? बीसीजी को। ओके। डीपीटी का डोज कब लगाते हैं बूस्टर? डोज, रूट। ओके। मीजल्स का सेकेंड डोज भी लिखा हुआ है, डीपीटी ओपीवी। जेई का और देख लो, जेई कब लगाते हैं? अभी नहीं लग रहे हैं, लेकिन लिखा हुआ है तो पता होना चाहिए, हमने पढ़ा तो है जेई के बारे में। कौन सा रूट लगता है जेई? कहां पर? ओके, क्लियर हुआ। और वैक्सीन के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, देखिए। फर्स्ट, हाँ बोलो। क्या ट्रिक चाहिए तुम्हें इसकी, बताओ। रूट क्यों भूल जाते हो? नहीं, इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये तो आप 1 2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा खुद ही ना। कौन से रूट पे भूलती हो बताओ, कौन सी का भूलती हो, फिर मैं बताऊंगा। ओके, बीसीजी। रुको, बीसीजी का सुनना, ठीक है। बीसीजी को डाइल्यूट किस में करते हैं पहले ये बताओ। बीसीजी से बस आप एक चीज याद रखना, बेसिक या बेस याद रखो, बस सब हो जाएगा। छोटे लोग होते हैं
वो नॉर्मल होते हैं कि हाई हाई लेवल के होते हैं, बेस वाले कैसे होते हैं? तो किसमें डाइल्यूट करते हैं इसको? क्लियर हो गया? अब आप कहीं भी जाते हो, किसी भी सेमिनार में जाओगे, कहीं भी जाओगे, पुलिस वाले भी चेक करते हैं, तो कैसे लोगों को पकड़ के कैसे लोगों की आईडी चेक करते हैं? अच्छे रिच पैसे वाले या नॉर्मल बेस वालों के? तो किसकी आईडी चेक की जाती है? आईडी का मीन्स? अब भी कोई दिक्कत है? आप अपने ऊपर एक कहानी बना लो, ठीक है? आप एक नॉर्मल इंसान हो, बेस से जुड़े हुए हो, बेस का जुड़ा हुआ मीन्स एक नॉर्मल व्यक्ति, किसान आदमी होता है वो बेसिक होता है, बेस से जुड़ा हुआ होता है, तो वो कैसा होता है? नॉर्मल। वो आरओ का पानी तो नहीं पीता? नॉर्मल का मीन्स है नॉर्मल सलाइन, ठीक है? दूसरी बात, बेचारे को अभी देखना, जब भी परेशान किया जाता है, छोटे आदमी की आईडी को चेक किया जाता है, कहां से आ रहे थे, गाड़ी आपके नाम पे है नहीं, चोरी तो नहीं की, हमेशा छोटे आदमी की आईडी चेक की जाती है। बड़े की कोई चेक करता है क्या? अरे मैं तो आपको ट्रिक बता रहा हूं, करना चाहिए, हमें वहां तर्क नहीं चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि बीसीजी का रूट क्या है, बीसीजी को किसमें डायल्यूट करते हैं, ये कंफ्यूजन है। इसका क्लियर हो गया क्या? अब आ जाओ, अब आ जाओ मीजल्स पे। किस पे? ये रहा मीजल्स। क्लियर? चलिए मीजल्स, पहले मैं इसको बड़ा कर लूं जिससे आपको दिखाई दे। क्लियर? मीजल्स दिख रहा है? अब बात करते हैं मीजल्स की। तो मैं कुछ की ट्रिक बता देता हूं जिनके रूट आप नहीं भूलोगे। मीजल्स, मीजल्स में देखिए सबसे पहले क्या बना हुआ है? एम को उल्टा कर दो। किसमें डिसॉल्व करेंगे इसको? क्लियर हो गया? आप बात करते हैं रूट की। तो मीजल्स की स्पेलिंग देखो क्या लिखी हुई है, लास्ट में क्या है? कौन सा रूट रहेगा? मीजल्स। मीजल्स पढ़ते हैं तो एस और सी की साउंड आती है कि नहीं? मीजल्स बोल के देखो, एस सी की साउंड आ रही है? अब कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है ना? नेक्स्ट बात करते हैं पेंटावेलेंट की। क्लियर? पेंटामीज कितनी होती हैं? अपने राइट राइट की जगह लेफ्ट हैंड देखो, लेफ्ट हैंड में कितनी उंगलियां हैं? 5 है, उसको आप अपनी लेफ्ट थाई में पॉकेट के अंदर रख लो। आपको मैंने पेंटावेलेंट की एक वैक्सीन दी है, आपने उसको अपने लेफ्ट हाथ में छिपा लिया है चोरी करके, और आपने जेब में रख ली। किस में रख ली? पॉकेट में। कौन से हाथ में छिपाई है आपने पेंटा 5 वाली वैक्सीन को? या आपने अपनी 5 उंगलियां हैं उसमें पेंटावेलेंट जो वैक्सीन है उसको छिपा लिया, कौन से हाथ में छिपाई है, चोरी की है? लेफ्ट में। और कहां रख लिया है छुपा के, ऊपर वाली पॉकेट में या नीचे वाली पॉकेट में? नीचे वाली पॉकेट में। तो आ गया 5 से पेंटावेलेंट। कौन सी जगह लगेगी? थाई में। पॉकेट कहां होती है लेफ्ट वाली? थाई के पास ही तो पहुंच जाती है। क्लियर हो गया? अब इससे ज्यादा कोई ट्रिक मेरे पास है नहीं। क्लियर? अच्छा, बीसीजी की अच्छी नहीं लगी?
हाँ, पेंटावेलेंट। आप कुछ नहीं, इस कहानी को आंखें बंद करके आप दिन में अगर 4 बार भी रिपीट कर लिया, आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। ऐसे तो अगर बीसीजी को देखा जाए तो उसी के नाम में ही छिपा है। बस आगे का एक वर्ड पकड़ लो, दोनों में बीसीजी और मीजल्स का आगे का वर्ड पकड़ लो, पेंटा का आगे का वर्ड पकड़ लो, उस वर्ड को कनेक्ट करते जाओ, पूरी कहानी बना दो, खत्म। लेकिन कहानी का किरदार कौन होना चाहिए? आप होने चाहिए, पहली बात। ठीक है। और अटपटी कहानियां बनाया करो। किसी भी चीज को याद करने के कुछ तरीके होते हैं जिनको हम बोलते हैं निमोनेक्स। पढ़ा है, नाम सुना है निमोनेक्स का? निमोनिक्स का मीन्स होता है कुछ ऐसी ट्रिक है जिनका यूज करके हम किसी भी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम तक और जल्दी से जल्दी याद कर सकें। क्लियर? उन्हीं बोलते हैं निमोनिक्स। और ये भी निमोनिक्स। आप जितनी अटपटी उल्टी सीधी कहानी बनाओगे, उसके किरदार उल्टे सीधे होंगे, अटपटी, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि आदमी का सिर होता है, सिर की जगह आपने घोड़े का सिर लगा दिया है ना, और घोड़े की जगह आदमी को दौड़ा रहे हो, ऐसी अटपटी कहानी बनाओगे, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल कहानी के थ्रू मैंने आपको समझाया। अगर कभी हमें टाइम मिलेगा तो कोई भी एक टॉपिक है जिसको हम एक अच्छे इंटरेस्टिंग न्यूमोनिक्स के थ्रू याद करेंगे। क्लियर? और उसके बाद आप अगर लाइफ में के टाइम में जब आप सो जाओ, या 70 की एज में भी अगर आपसे जगाकर पूछा जाएगा, तो आप पूरी कहानी सुना सकते हो और उसके अंदर ही सब कुछ बता सकते हो। क्लियर? दैट इज कॉल्ड न्यूमोनिक्स। ओके। अरे क्लियर हुआ महाराज? ओके। ठीक। तो इसके बाद है वैक्सीन्स, ऑल वैक्सीन्स। ओके, वैक्सीन्स। और इसके बाद आगे का हमारा ये स्केड्यूल है, इसको हम कल कंप्लीट कर ही देंगे क्योंकि हम ज्यादातर रूट से भटक जाते हैं। अब कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले